नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जून महीने का प्रथम सप्ताह और इस सप्ताह में सोयाबीन की खेती करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या कार्य योजना अपनानी है, इसी बारे में चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। इस समय पे साथियों आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पे और इसमें बताई गई है कि सोयाबीन की खेती के लिए विभिन्न जो राज्य है जहाँ पे सोयाबीन की खेती की जाती है, बोनी का समय क्या है, अनुशंसित बीज दर क्या है और कतारों की दूरी क्या है, इसकी जानकारी आपको दिखाई दे रही है। तो आप इस हिसाब से बोनी का समय निर्धारित करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि मानसून के आगमन के पश्चात यानी कि 100 मिलीमीटर वर्षा होने के बाद ही अपने खेत में सोयाबीन की बोनी करें और बाकी जो बोनी के समय पे कतारों की दूरी है, बीज दर है, इसको अपनाएं। दूसरी बात, एक ही किस्म की सोयाबीन की खेती करना जोखिम भरा होता है और इसलिए कम से कम 2-3 किस्में अपने खेत में लगाने का निर्णय करें, उसका चयन कर लें और उसका बीज अपने पास उपलब्ध करवा लें। अब 2-3 वैरायटी कैसे हो जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो, अंकुरण क्षमता उनकी अलग अलग होती है या उस हिसाब से हर एक किस्म की कीड़ों या बीमारों की प्रतिरोधी क्षमता भी होती है। तो इनमें से कोई 2-3 किस्मों का चयन कर लें। जो किसान भाई मध्य प्रदेश के जो है कि सोयाबीन की खेती के करने के बाद में सीधा गेहूं या चना लगाते हैं, यानी कि साल में 2 फसलें लगाते हैं, उनके लिए ऐसी किस्म सोयाबीन की चलेगी जो कि 100-105 दिन में पक जाती हो। लेकिन जो किसान जो कि साल में 3 फसलें लगाते हैं, जैसे कि सोयाबीन के बाद में आलू है या प्याज लहसुन है और उसके बाद में गेहूँ चना लेते हैं, उनके लिए सोयाबीन की कम समय में पकने वाली यानी 90 दिनों तक पकने वाली वैरायटी जिसकी कि इस समय पे आपको सूची दी जा रही है, तो उसमें से चयन कर ले। वैसे यह टेबल जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें देश के विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न समय में पकने वाली किस्मों के नाम दे रखे हैं। इनमें से 2-3 किस्में अपने लिए चयनित कर लें और उसका बीज अपने पास में उपलब्ध हो जाए। अब वैरायटी की बात होगी। तीसरी बात हमको ये करना है, एक बार आपने सोयाबीन की किस्म कौन सी लगानी है उसका चयन कर लिया, उसके बाद में आपको ये करना है कि उसका बीज अपने पास उपलब्ध करना है। बीज के साथ साथ अन्य जो आवश्यक आदान है जैसे कि फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, इसका जो सोयाबीन की खेती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा और उसके लिए अनुशंसित स्रोत है उसकी मात्रा इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र के जो स्रोत है अपने पास क्रय कर लें। इसके बाद में जो यदि आप बोनी के समय पे तुरंत उपयोगी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स का उपयोग करना चाहते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो ये इस समय पे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, वो इसकी सूची है। इनका सोयाबीन की बोनी के 72 घंटे के अंदर अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा लगनी है और कौन से प्रकार के खरपतवारों के प्रति प्रभावकारिता है उसकी जानकारी इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। साथियों, जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में अभी तक गहरी जुताई नहीं की है, अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। वैसे आप ये जान लें कि प्रत्येक वर्ष गहरी जुताई करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। 3 या 4 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करना आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद होता है। यदि आपने पिछले साल या उससे पहले अगर आपने किया है तो इस साल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किया है तो गहरी जुताई कर लें और उसके बाद में विपरीत दिशाओं में 1 या 2 बार कल्टीवेटर चला के खेत को तैयार कर लें, पाटा चला के हमारी जो खेत को सोयाबीन की बोनी के लिए तैयार कर लें। चौथी बात ये है कि मृदा की सेहत की दृष्टि से हमेशा कार्बनिक खाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उर्वरक जो है जो कि समय पे उपलब्धता अपनी फसल को मिल जाती है, लेकिन जो ज़मीन की या मृदा की क्वालिटी है कार्बनिक खादों द्वारा बनती है
और जितना भी संभव हो अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद हो या कंपोस्ट हो या आपकी मुर्गी की खाद हो जिसको कि पोल्ट्री मैन्योर कहते हैं, या केचुए वाली खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट, जो भी जितनी भी संभव मात्रा है आपके पास में वो अपने खेत में डाल दे। कब करें ये? अंतिम बखरने से पूर्व, ताकि ये जो हम खाद जो अपने ज़मीन में डाल रहे हैं वो अच्छी तरह से ज़मीन में मिल जाएगी। पांचवी बात यह है कि आपको पहले भी बताया कि हमेशा एक से अधिक किस्मों का प्रयोग करें जिसमें कि हमारी जोखिम कम हो जाती है और किस्में ऐसी हो अलग अलग समयावधि में पकने वाली हो। छठी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे सोयाबीन की खेती में एक विपरीत मौसम की समस्याएं देखी जा रही है। विशेष रूप से ये देखा जा रहा है कि एक महीने के लंबे पीरियड तक सूखे की स्थिति पिछले साल देखी गई है। कई बार ये होता जा रहा है कि जब सोयाबीन की पकने के समय पे अधिकतर बारिश हो रही है तो सोयाबीन हमारी समय पे हम कटाई नहीं कर पा रहे। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए या विशेष रूप से सूखे की स्थिति में ध्यान में रखते हैं कि जल संचयन के या मृदा संरक्षण के काम, नमी संरक्षण के काम करना है। और उसके लिए एक नई तकनीकी आए है, एक यंत्र आया है जिसको कहते हैं सबसॉइलर। ये सबसॉइलर जिसका कि छायाचित्र आप इस समय पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत अत्यधिक गहराई तक ज़मीन पे जाते। ट्रैक्टर से जब ये चलेगा तो 1.5-2 फीट तक गहराई में इसकी नालियाँ बनती है। इसका क्या करना है कि 10 मीटर के अंतराल पे आड़े और खड़ी दिशा में इसको चलाना है 10 मीटर के अंतराल पे। तो इससे क्या होगा कि जो वर्षा जल है अधिक गहराई तक संग्रहित होने में मदद करेगा और विशेष रूप से सूखे की स्थिति आती है तब हमारी फसल को इससे लाभ मिलेगा। इसी प्रकार 2 अन्य मशीनें जो बनी हुई हैं, आप जहाँ तक संभव हो ये करें कि बोनी के लिए जो उपयोगी यंत्र है, आमतौर पे सीड ड्रिल जो उपयोगी करते हैं आप लोग अपनाते हो, तो सीड ड्रिल के साथ में ऐसे सीड ड्रिल या यंत्र आए हैं जिससे कि BBF ब्रॉड बेड फरो पद्धति जिसको कहते हैं, ट्रैक्टर से चलती है ये सीड ड्रिल। तो बोनी के साथ साथ 2 नालियाँ बनते हुए चलती है और नालियों के बीचों बीच 5 या 6 कतारें सोयाबीन की बोनी होती है। ये हो गई BBF पद्धति। दूसरी जो पद्धति है उसको रीच फरो पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सोयाबीन की जो कतार है उसके कूड़ मेड़ जैसे बनते हैं। तो प्रत्येक जो कतार जो रहेगी उसके बाद में एक निश्चित नाली बनेगी। तो ये दोनों पद्धतियाँ हैं विपरीत मौसम में होने वाले जैसे कि सूखे की स्थिति है उससे हमारी फसल को फायदा होगा। साथ ही साथ जब अत्यधिक वर्षा होती है तो ये जो नालियाँ बनती है उसको हम खेत से खोल देंगे किनारे से, तो हमारे खेत में पानी जमा नहीं रहेगा। और आप जानते कि 3 या 4 दिन से अधिक समय तक सोयाबीन की खेत में पानी जमा हुआ यानी कि जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमारी सोयाबीन प्रभावित हो जाती है। इस सप्ताह आपको अंतिम काम ये करना है कि आपके पास जो भी उपलब्ध बीज है उसकी अंकुरण क्षमता जांच लें। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे कि क्यारी में उगा के देख सकते हैं या ट्रे में रेत के माध्यम से आप उगा के देख सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि 70% अंकुरण क्षमता आपके पास जो भी बीज है उसकी होनी चाहिए। उसी के हिसाब से आपको बीज दर निर्धारित कर सकते हैं। अंतिम बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आदान क्रय करना है उसमें एक फफूंदनाशक वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि जब आप बोनी करोगे तो उसके साथ में बीज उपचारित किया हुआ होना चाहिए। बीज उपचारित करने का जो तरीका है जिसको कि हम अपनी भाषा में FIR तरीका कहते हैं। F मतलब फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशक, I मतलब इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक और R मतलब राइजोबियम या PSB या जैविक टीकाकरण जिससे कहते हैं ऐसे कल्चर। तो आपने जो फफूंदनाशक से उपचारित करें उसका भी क्रय अभी करना है आपको। कीटनाशक से करें थायोमिथाक्सम, उसकी मात्रा इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है। और उसके साथ साथ जैविक कल्चर है राइजोबियम या PSB, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो एक चार्ट है इस समय पे आपको दिखाई दे रहा है
कई सारे फफूंदनाशक सोयाबीन की खेती में अनुशंसित किए गए हैं। हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कई सारे फफूंदनाशक इस समय पे बीज उपचार के लिए अनुशंसित किए गए हैं। इनमें से कोई भी आप लें और बोनी के समय पे आप फफूंदनाशक और कीटनाशक से उपचारित करने के बाद में राइजोबियम और पीएचबी कल्चर से भी उपचारित करें। तो ये समय है बोनी से पहले का क्रय करके अपने पास में उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।